हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, सदृश समांतर बल होते हैं। सदृश समांतर बल क्या होते हैं? जिनकी दिशा समान हो वह सदृश समांतर बल होते हैं। सा वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब दो समांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो उन्हें कहते हैं, तो उन बलों को हम असदृश समांतर बल कहते हैं। द वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो बल समांतर और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तब उनका परिणामी बल होगा। तो उनका परिणामी बल क्या होगा? दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब दो असमान परिमाण के समांतर बल P तथा Q किसी पिंड पर कार्यरत हो तब उनके परिणामी बल की दिशा होगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोनों बलों के बाहर किंतु बड़े बल के पास। सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसमें जो दिया हुआ है क्या है, दो समान और समांतर बल एक ही दिशा में बल युग्म के रूप में कार्य करते हैं, ये कथन क्या है? सत्य नहीं है। तो इसलिए आ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। बल युग्म शब्द का अर्थ है। बल युग्म शब्द का अर्थ क्या है? दो बराबर विपरीत दिशा में समांतर बल। तो बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बल युग्म में बलों की क्रिया रेखाएं होती हैं। बल युग्म में बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। आ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बल युग्म उत्पन्न होने का कारण है। बल युग्म उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? घूर्णन गति के द्वारा बल युग्म उत्पन्न होता है। तो इसलिए बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बल युग्म का संतुलन संभव है। तो बल युग्म का संतुलन कब संभव है? जब समान आघूर्ण और विपरीत दिशा के बल युग्म के द्वारा। तो इसलिए बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बल युग्म का परिमाण होता है। बल युग्म का परिमाण होता है, क्या होता है? बल युग्म का परिमाण विभिन्न बिंदुओं पर स्थिर होता है। तो इसलिए सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो हमको यहाँ पर निम्नलिखित जो कथन दिए उसमें से एक सही कथन हमको बताना है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें एकल बल से एक बल युग्म नहीं बन सकता, ये आ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल युग्म का उदाहरण है, तो हमको यहाँ पर बल युग्म का उदाहरण बताना है। तो बल युग्म का उदाहरण यहाँ हो जाएगा चाबी के द्वारा खोलना या बंद करना। आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। यदि किसी बल युग्म की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका आघूर्ण हो जाएगा। तो उसका आघूर्ण कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। किसी बल का आघूर्ण किसी बिंदु के पड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा वह बल तथा बिंदु की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल हो जाएगा। सा वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक पिंड किसी बिंदु पर कब्जा रहित होता है तब वह पिंड उस बिंदु के सापेक्ष घूर्णन के लिए दक्ष होता है। बल द्वारा प्रभावित आघूर्ण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन आघूर्ण हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आघूर्ण की इकाई है। यहाँ आघूर्ण की इकाई बताना है। तो आघूर्ण की इकाई इस वाले ये ऑप्शन दिए हुए इन ऑप्शन में क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर हो जाएगी। सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्रैंक्ड बहुपद लीवर मिलकर बना है। तो जो क्रैंक्ड बहुपद लीवर किससे मिलकर बना होता है? क्रैंक्ड लीवर और साधारण लीवर से मिलकर बना होता है। सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। पिंड के संतुलन अवस्था में होने से तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पिंड पर सभी बलों का परिणामी शून्य होगा, किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलों का आघूर्ण शून्य होगा। तो बा और सा वाले दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो दा वाला ऑप्शन है जिसमें बा और सा दोनों दिए हैं, तो इसलिए दा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आते हैं। यदि पिंड समान समय में किसी भी दिशा में गति करता है तो वह अपनी अक्ष के पड़ता घूमता है। गणितीय रूप में संतुलन की अवस्था के समीकरण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, यानी कि समेशन एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। एक गोला किसी कॉनकेव सतह पर विश्रामावस्था में पड़ा है, तो वह साम्यावस्था की किस स्थिति को दर्शाएगा? तो वह दर्शाएगा स्थिर अवस्था को, यानी कि स्थिर स्थिति को दर्शाएगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन संगामी बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होगा। यह कथन है। यह कथन किसने दिया था? लामी ने दिया था, यानी कि लामी की प्रमेय में यह कथन है। तो आ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक बिंदु पर निम्नलिखित बल चित्रानुसार कार्य कर रहे हैं तब कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पर हमको बताना है, ये डायग्राम इसका दिया हुआ है, चित्र दिया है। तो इसमें दिया है, यहाँ चित्र में फोर्स दिए हैं, बल दिए हैं और उनके बीच के यहाँ कोण दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा 22 वाले क्वेश्चन का बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यू अपन साइन गामा इक्वल टू आर अपन साइन अल्फा इक्वल टू पी अपन साइन बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम। 23वें क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, लामी प्रमेय लागू होती है। तो लामी प्रमेय लागू कब होती है, जब समतलीय बल हो तब यह लागू होती है। तो इसका जो आंसर है बा वाला हो जाएगा, समतलीय बलों हेतु इसका आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। एक समकोणीय एच इकाई ऊंचे ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र आधार से निम्नांकित ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ हमको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा H/4 हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है H/4, तो यहाँ पर H/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। किसी अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से होता है। यहाँ पर अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से बताना है हमको कितना होता है। यहाँ दिया हुआ है जहाँ आर बराबर अर्धवृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है यहाँ पर, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आ वाला ऑप्शन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 4r/3π हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र बिंदु स्थित होता है। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित होता है, मध्य रेखाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। तो बा वाला ऑप्शन में दिया है मध्य रेखाओं के कटान बिंदु पर, तो इसलिए बा वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम। अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र आधार से निम्नलिखित दूरी पर होता है यदि गुरुत्व केंद्र की दूरी को ऊर्ध्वाधर त्रिज्या की दिशा में नापा जाए। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो 3r/8 हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है, द्विभाजक सिरे के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित होता है। तो बा वाला ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आते हैं। एक आयताकार लेमना के दूसरे चतुर्थांश में एक गोल स्थित है, उसका गुरुत्व केंद्र किस चतुर्थांश में रहेगा। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो दा वाला हो जाएगा, चौथे में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आते हैं। घर्षण बल हमेशा विरोध करता है। तो घर्षण बल हमेशा किसका विरोध करता है, मोशन का यानी कि गति का विरोध करता है। तो आ वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम आते हैं। दो पिंडों के बीच घर्षण बल की मात्रा निर्भर करती है। तो दो पिंडों के बीच घर्षण बल की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, दोनों पिंड पर निर्भर करती है। तो सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आते हैं। घर्षण बल हमेशा उस दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सा वाला हो जाएगा। आ और बा दोनों ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से घर्षण से संबंधित कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया है घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में होता है। दूसरा कथन दिया है घर्षण बल सतह के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। और तीसरा कथन यहाँ दिया है अविलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। और फोर्थ वाला जो कथन दिया है, चौथा कथन, उसमें क्या लिखा है, घर्षण बल क्षेत्रफल के नियंत्रण पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सा वाला हो जाएगा। इसमें तीसरा और चौथा वाला जो कथन है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आते हैं। एक स्कूटर के इंजन के सिलेंडर में पिस्टन का चलना उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सरकबा घर्षण का हो जाएगा, यानी कि फिसलन घर्षण जिसे अपन बोलते हैं। दा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम आते हैं। लिमिटिंग घर्षण जो वस्तु के चलने के समय उत्पन्न होता है कहलाता है। तो ये वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, यानी कि अधिकतम घर्षण उसे बोलते हैं। सवाल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम। यदि घर्षण बल F, अविलंब प्रतिक्रिया R तथा घर्षण गुणांक म्यू है तो इनके मध्य संबंध होगा। तो यहाँ पर हमको संबंध बताना है इनके बीच का क्या होगा। तो यहाँ पर आ वाला ऑप्शन में दिया हुआ है म्यू इक्वल टू F/R। तो ये आ वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण घर्षण गुणांक म्यू और घर्षण कोण फाई के रूप में सही है। तो इसका आंसर आ वाला सही हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 फाई हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण के पदों में कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बा वाला हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 फाइव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण के पदों में क्या कहलाएगा ये हमको बताना है। तो म्यू इक्वल टू 10 फाइव हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आते हैं। घर्षण का कोण होता है, घर्षण का कोण क्या होता है वो हमको यहाँ बताना है। तो घर्षण जो कोण होता है वो क्या होता है, परिणामी प्रतिक्रिया तथा अविलंब प्रतिक्रिया के बीच का कोण होता है। तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, 40वें क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। विश्राम कोण तथा घर्षण गुणांक के मध्य सही संबंध क्या है? तो हमको यहाँ संबंध बताना है विश्राम कोण और घर्षण गुणांक के बीच में। तो क्या हो जाएगा इसका संबंध? फाई इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। घर्षण प्रतिरोध की मात्रा पिंड की सतह या पिंडों की सतह से निम्नानुसार होगी। तो इसका जो आंसर है वो दा वाला हो जाएगा, मात्र अधिकतम खुरदरी सतह वाले पिंड से। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। एक वस्तु झुके तल पर रखी है जिसका झुकाव घर्षण कोण के बराबर है, वह वस्तु। तो हमको यहाँ इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? दा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तल के नीचे की ओर जाने की स्थिति में इसका रहेगी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में घर्षण हानिकारक होता है? तो कब घर्षण हानिकारक होगा वो हमको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति गिरनी द्वारा कुएं से पानी निकाल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, घर्षण क्या होगा, हानिकारक होगा। तो इसलिए बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम। घर्षण बल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? संपर्क क्षेत्रफल कम करना होगा। तो सा वाला ऑप्शन में दिया है यहाँ पर संपर्क क्षेत्रफल कम करना होगा, तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45वें क्वेश्चन में क्या दिया है? एक उत्तोलक यंत्र के लिए वेगानुपात भी, यांत्रिक लाभ m तथा दक्षता E के बीच संबंध होगा। तो यहाँ हम इन तीनों के बीच में संबंध बताना है, क्या होगा? तो इसका जो आंसर है सा वाला सही आंसर हो जाएगा, m इक्वल टू v इंटू ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46वें पे आते हैं हम। यदि आयास द्वारा चली दूरी y तथा भार द्वारा चली दूरी x है तो वेगानुपात होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो y/x हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ y/x सही आंसर हो जाएगा यहाँ ये। क्वेश्चन नंबर 47वें पे आते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण आदर्श मशीन को प्रदर्शित करता है? यहाँ हमको आदर्श मशीन को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को हमको यहाँ बताना है, कौन सा होगा। तो देखो एम ए इक्वल टू बी आर हो जाएगा। दा वाला ऑप्शन यहाँ दिया है वो सही हो जाएगा। दा वाले ऑप्शन में एम ए इक्वल टू बी आर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 48वें में आते हैं हम। क्या दिया है? अप्रतिवर्ती मशीन की दक्षता होनी चाहिए। तो जो अप्रतिवर्ती मशीन है उसकी दक्षता कितनी होनी चाहिए? लेस देन 50% होना चाहिए, यानी कि 50% से कम होना चाहिए। आ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। एक सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता होनी चाहिए। सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता कितनी होनी चाहिए? 50% से कम होना चाहिए, तो इसलिए बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मशीन के सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पर मशीन को सिद्धांत को दर्शाने के लिए, यानी कि लॉ ऑफ मशीन का हमको यहाँ समीकरण बताना है, इक्वेशन बताना है। तो बा वाला ऑप्शन में दिया है MW+C इक्वल टू P, इसका आंसर हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51। एक उत्थापक मशीन की अधिकतम दक्षता होती है। यहाँ उत्थापक मशीन यानी कि लिफ्टिंग मशीन की हमको अधिकतम दक्षता बताना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी बताना है, क्या होती है। तो इसका जो आंसर है वो 1/m इंटू VR हो जाएगा। दा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। किसी भार उठाने वाली मशीन में यदि P प्रयास, W भार और गति अनुपात VR है तो घर्षण के कारण खोया गया प्रयास होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा P-W/VR हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं हम। यदि एक डिफरेंशियल पहिए एवं धुरी के प्रयास पहिए का व्यास D हो एवं छोटी तथा बड़ी धुरियों का व्यास क्रमशः D1 एवं D2 हो तो मशीन का वेगानुपात होगा। यहाँ वेगानुपात बताना मशीन का क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो 2D/D1 - D2, वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम। वह उत्थापक मशीन जो आनत तल के सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। तो इसका आंसर स्क्रू जैक हो जाएगा। सा वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को स्वतः लॉकिंग मशीन कहा जाता है? तो स्क्रू गेज इसका आंसर हो जाएगा। सा ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा। सा ऑप्शन में दिया है स्क्रू जैक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम। स्क्रू जैक की क्षमता निम्नांकित तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो पिच को घटाकर स्क्रू जैक की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। आ वाला ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, ये इसलिए आ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। यदि किसी निकाय में घिरनियों का वेगानुपात घिरनियों की संख्या के बराबर है
तो वह निकाय हो सकता है, तो वह निकाय द्वितीय निकाय घृणीय हो सकता है। तो बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 5 घृणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आ वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बा वाला भी हो जाएगा, सा वाला भी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ दा वाला ऑप्शन दिया, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं हम। यदि n चल घृणियाँ हैं तो द्वितीय निकाय के वेगानुपात का मान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, स्मॉल n। बा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम। यदि किसी वस्तु की चाल सीधी रेखा में है तो उसकी चाल को कहते हैं, तो उसकी चाल को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, रैखिक गति बोलते हैं उसको। बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं हम। जब एक कार स्थिर गति से जा रही है तब उस गति को कहते हैं, उस गति को हम समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, इसलिए बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक पिंड इस प्रकार से गति करता है कि उसका वेग निश्चित समय अंतराल में निश्चित परिमाण में बढ़ता है। पिंड गति कर रहा है, तो पिंड कौन सी गति कर रहा है? एक समान त्वरण से गति कर रहा है। यहाँ इस बा वाला ऑप्शन में दिया एक समान त्वरण, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं हम। एक W किलोग्राम भार के पिंड को एक बल खींच रहा है जो कि उस पिंड के वेग को 1 सेकंड में U से V मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करता है, वह होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा W/G इंटू ब्रैकेट में V माइनस U हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक पिंड की प्रारंभिक गति U एवं त्वरण F के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र t सेकंड में दूरी तय करना दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ut प्लस 1/2 FT²। इसका आंसर हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है सूत्र S = ut प्लस 1/2 AT²। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो ये वाला फॉर्मूला कब लागू होता है? समान त्वरण से चल रही वस्तुओं के लिए ये फॉर्मूला लागू होता है। तो सा वाले ऑप्शन में दिया है, सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं हम। गति के नियमों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सा वाला। यहाँ दिया हुआ U = √V - 2Fs, ये वाला समीकरण सही नहीं है, तो सा वाला इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं हम। जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो, जब वस्तु ऊपर फेंकते हैं हम तब क्या होता है? स्थिर ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा उसकी घटती है। तो सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68, कौन से कोण में एक ऊर्ध्वाधर बल को विघटित करने पर विघटित अवयव शून्य होता है? तब 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं हम। क्षैतिज परास के अधिकतम होने के लिए झुकाव का होना चाहिए। तो क्षैतिज परास कब अधिकतम होगा उसका, यानी कि झुकाव का कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। तो इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। आ वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम। परिक्षेप्य का क्षैतिज परास होगा, तो परिक्षेप्य का क्षैतिज परास का यहाँ फॉर्मूला बताना है क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा R = U² sin 2α/G हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं हम। रेखीय वेग व कोणीय वेग में क्या संबंध है? यहाँ रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध बताना है क्या होता है? तो क्या संबंध हो जाएगा इसका? V = ω/R हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें दिया है V = ω/R। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं हम। एक प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है, तो एक प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है? उसका फॉर्मूला बताना हमको। 2U sin α/G होता है। तो आ वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आ वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं हम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का संबंध होता है, तो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उसका संबंध किससे होता है? बल, संहति और त्वरण में होता है, इन तीनों में होता है। तो बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं हम। बंदूक का वापस लौटना आधारित है, तो बंदूक का वापस यानी कि पीछे होकर लौटना आधारित है किसके ऊपर आधारित है? वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे हम आते हैं। एक कण का सापेक्ष वेग दूसरे कण के सापेक्ष वेग का दुगना हो जाएगा यदि दोनों गति कर रहे हैं। तो दोनों गति कैसी कर रहे हैं? समान वेग से विपरीत दिशा में। तो सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
संवेग की सही इकाई है, यहाँ संवेग की सही इकाई हमको बताना है, क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगी। सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे हम आते हैं। एक ऑटोमोबाइल का इंजन उच्च वेग के साथ चल रहा है, उसे बंद कर दिया जाता है, इसके एक ही समय में लगातार चलने का कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व हो जाएगा, सवाल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे हम आते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सूत्र नीचे आती हुई लिफ्ट की गति का सूत्र है? तो नीचे आती हुई लिफ्ट की गति का यहाँ सूत्र बताना है। क्या हो जाएगा, R इक्वल टू डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ऑन जी हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन में दिया है R इक्वल टू डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ऑन जी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए, सहती, वेग, चाल, लंबाई। तो इसका जो आंसर है वेग हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम। एसआई पद्धति में कार्य की इकाई होती है। तो एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। तो इसका जो आंसर है वो दा वाला हो जाएगा, न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। कार्य करने की दर को कहती हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर सा हो जाएगा। सवाल में दिया हुआ शक्ति, सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है, एक वाट का मान निम्नलिखित के बराबर होता है। तो एक वाट का जो मान है वो किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। बा वाला ऑप्शन में दिया है, इसलिए बा वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। कार्य करने में उपयोग की गई अश्व शक्ति को कहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक अश्व शक्ति, इसका आंसर हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति है। तो इंजन के सिलेंडर में जो उत्पन्न शक्ति है उसे कहते हैं सूचित अश्व शक्ति कहते हैं। आ वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यदि टॉर्क टी किलोग्राम मीटर तथा एन चक्र प्रति मिनट के बराबर है तो अश्व शक्ति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई एन टी अपॉन 75 हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। इंजन की दक्षता होती है। तो इंजन की दक्षता क्या होती है? तो इसमें बी एच पी अपॉन आई एच पी इंटू 100 होती है। बा वाला ऑप्शन यहाँ दिया है, तो बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। इंजन में उपयोग की गई अश्व शक्ति है। तो इंजन में जो उपयोग की जाती है वह अश्व शक्ति किसे क्या कहते हैं? घर्षण अश्व शक्ति कहते हैं। बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यहाँ 4 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरा कथन दिया है कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और तीसरा कथन दिया है कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। चौथा कथन यहाँ दिया है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इनमें से सही कथन हमको बताना है कौन सा है। तो देखो इसमें से इसका जो आंसर है वो पहला और चौथा कथन सही हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, जिसमें दिया है पहला और चौथा कथन यहाँ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89। इंजन की सूचित शक्ति है। तो इंजन की सूचित शक्ति क्या है? इनमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसमें से हमको बताना है उपयोगी शक्ति एवं घर्षण प्रतिरोध में व्यय शक्ति का योग है। तो बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। आवेग की सही इकाई होती है। तो आवेग की सही इकाई होती है, क्या होती है आवेग की सही इकाई? तो हमको यहाँ बताना है आवेग की सही इकाई न्यूटन सेकंड होती है। आ वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे हम आते हैं। ऊर्जा की सही इकाई है। तो ऊर्जा की सही इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर है। तो इसलिए दा वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे हम आते हैं। गति ऊर्जा के लिए सही सूत्र है। गति ऊर्जा के लिए क्या सूत्र है? 1/2 mv², इसका आंसर हो जाएगा। दा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं हम। एम द्रव्यमान का एक पिंड h ऊंचाई पर स्थित है, इसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? mgh हो जाएगी। तो आ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।